हेलो बच्चों, मैं श्याम सुंदर साहा आप सभी का मेरा अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 यानी क्लास 12 इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके झारखंड बोर्ड यानी जैक बोर्ड एग्जाम 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस पूरे क्वेश्चन पेपर को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव को विस्तार पूर्वक देखेंगे कि इसका आंसर क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, क्या होगा पार्ट ए में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, देखिए आगे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एक है। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। क्या बोला, किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। अर्थशास्त्र का दो शाखा होता है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि माने सूक्ष्म यानी छोटा होता है, व्यक्तिगत होता है, और समष्टि शब्द का मतलब होता है बड़ा, व्यापक यानी सामूहिक। यानी वह शास्त्र जिसमें हम लोग किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाओं यानी आय रोजगार का छोटे स्तर पर व्यक्तिगत रूप में अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का वह शाखा जिसमें हम लोग संपूर्ण अर्थव्यवस्था का आर्थिक क्रिया आय रोजगार का अध्ययन बड़े सामूहिक स्तर पर करते हैं तो उसे कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। पढ़िए, बोल रहा है किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। ठीक है, सामान्य कीमत स्तर, जब कोई वस्तु का कीमत पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था में एक बराबर रहेगा, नॉर्मल रहेगा, फिक्स रहेगा तो उसको बोलेंगे सामान्य कीमत स्तर। जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को कवर करेगा कोई वस्तु का कीमत तो उसको बोलेंगे सामान्य कीमत स्तर। ये तो आपका मैक्रो हो गया यानी समष्टि हो गया। आगे है बेरोजगारी का अध्ययन, आय रोजगार बोले चाहे बेरोजगारी बोले चाहे राष्ट्रीय आय बोले तो पढ़ते हम लोग मैक्रो में यानी समष्टि में, ये भी नहीं होगा। मुद्रा की पूर्ति, तो केंद्र बैंक यानी आरबीआई सेंट्रल बैंक मनी का सप्लाई करता है तो बैंक के बारे में पढ़ते हैं, मुद्रा के बारे में पढ़ते हैं, मनी सप्लाई पढ़ते हैं मैक्रो में यानी सेकंड बुक में, ये भी समष्टि हो जाएगा। उपभोक्ता का संतुलन, हाँ यह सही उत्तर होगा, उपभोक्ता का संतुलन। हम लोग उपभोक्ता, उत्पादक, परिवार, दुकानदार, एक फर्म, एक उद्योग के बारे में पढ़ते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसको स्टडी करते हैं तो आंसर होगा उपभोक्ता का संतुलन, उत्पादक के बारे में, फर्म उद्योग के बारे में, ठीक है, उत्पादन लागत के बारे में। आगे चलिए, दूसरा क्वेश्चन है सवाल नंबर 2 है, 2 पढ़िए। देखिए सवाल नंबर 2 है, वस्तु की मात्रा के सापेक्ष कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। क्या बोला, वस्तु की मात्रा के सापेक्ष कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। देखिए वस्तु की मात्रा के सापेक्ष, सापेक्ष मतलब हो गया बाटा। वस्तु की मात्रा में चेंज करेंगे तो क्वांटिटी में चेंज करेंगे तो टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता में चेंज होगा, इसको बोलते हैं हम लोग एमयू। एमयू इक्वल टू फॉर्मूला होता है, ठीक है, एमयू यानी मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता बराबर होता है कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटा मात्रा में परिवर्तन। तो क्या बोलिएगा, जो नीचे रहेगा उसको बोलिएगा सापेक्ष। तो वस्तु की मात्रा में चेंज करेंगे तो उसके सापेक्ष कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी में चेंज होगा, जिसको हम लोग एमयू बोलते हैं। एमयू का क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता। ठीक है, सीमांत उपयोगिता मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, जो ये लिखा हुआ है एमयू बराबर डेल्टा टी बाय डेल्टा क्यू, वही है वस्तु की मात्रा के सापेक्ष कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को कहते हैं सीमांत उपयोगिता। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर 3 पढ़िए। 3 देखिए सवाल नंबर 3 को देखिए, 3 थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दिया है। देखिए सवाल नंबर 3 को पढ़िए। देखिए ये सवाल नंबर 3 है, तो ये आपका सवाल नंबर हो गया 3, थोड़ा लंबा क्वेश्चन दिया है। सवाल नंबर 3, उदासीनता वक्र विश्लेषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। क्या बोला, उदासीनता वक्र विश्लेषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन बोला है। उदासीनता वक्र के बारे में देखना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला उपभोक्ता का अधिमान एक दिष्ट होता है। हम लोग पढ़े हैं उपभोक्ता का अधिमान एक दिष्ट होता है, इसका मतलब दो वस्तु के अलग अलग बंडल, अलग अलग जोड़ा में से जिस जोड़ा में किसी उपभोक्ता को वस्तु की मात्रा अधिक दिखेगा, संतुष्टि अधिक दिखेगा, वह उसके तरफ चल जाएगा, वह उसको महत्व देगा, उसको प्रीफरेंस देगा। ये हम लोग पढ़े हैं। आगे देखिए 2 नंबर, सामान्यतः एक उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर अवतल होता है। अवतल तो नहीं होता है, होता है उत्तल। ये वाला गलत दिया है, ये वाला गलत दिया है।
अवतल नहीं होता है, उत्तल होता है। मतलब उदासीनता वक्र इंडिफरेंस कर्व होता है ऐसे, ठीक है, ये आपका उदासीनता वक्र होगा इस तरह से। इंडिफरेंस कर्व जो मूल बिंदु की ओर होता है उत्तल, इसको उत्तल बोला जाता है, उत्तल। इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं उन्नतोदर, उन्नतोदर, ठीक है, उन्नतोदर कहते हैं, याद रखिएगा। तो यहां दिया अवतल, यह बात गलत दिया है, होना चाहिए था उत्तल, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए तो, यानी पहला सही है दूसरा गलत है। आगे देखिए, आगे देखिएगा, पढ़िए आगे। बोल रहा है उदासीनता मानचित्र में मूल बिंदु से दूरी पर अवस्थित उदासीनता वक्र अपेक्षाकृत अधिक उपयोगिता स्तर को मापता है। हाँ, ये बात सही है। मूल बिंदु से जितना उच्च होगा उतना संतुष्टि स्तर उच्च मिलेगा, और मूल बिंदु से जितना नजदीक होगा निम्न होगा उतना संतुष्टि स्तर कम मिलेगा। हम पढ़ाए हैं, याद कीजिए, आपको बताए हैं कि ये आपका IC1 हो गया, ये आपका IC2 हो गया, ये आपका IC3 हो गया। तो IC3 पर संतुष्टि स्तर ज्यादा होगा क्योंकि ये मूल बिंदु से अधिक दूरी पर है, यहाँ पर वस्तु का मात्रा अधिक प्रयोग हुआ है। और IC1 में वस्तु का मात्रा प्रयोग कम हुआ है, ये मूल बिंदु से कम दूरी पर है, तो संतुष्टि स्तर इसमें कम मिलेगा। यानी ऐसे होगा, IC1 में सबसे कम, उससे अधिक IC2 में, और सबसे अधिक होगा IC3 में। यानी मूल बिंदु जितना अधिक दूरी होगा उतना संतुष्टि स्तर अधिक मिलेगा, और कम दूरी होगा तो कम मिलेगा। ये बात सही है, ये बात सही है। आगे, संतुलन की अवस्था में उदासीनता वक्र की ढाल कीमतों के अनुपात के बराबर होती है। हाँ, MRS इक्वल टू होता है PX बटा PY। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू होता है X वस्तु का प्राइस बटा Y का प्राइस। तो बोलिए, उदासीनता वक्र की ढाल क्या बताती है? MRS, सीमांत प्रतिस्थापन की दर, ठीक है, जो बजट रेखा के ढाल के बराबर होती है। और बजट रेखा, कीमत रेखा का ढाल क्या होता है? माइनस PX बाई PY होता है, यहाँ होता है माइनस, और MRS भी होता है घटती हुई। उदासीनता वक्र का ढाल में MRS घटती हुई होता है, और बजट रेखा का स्लोप होता है माइनस PX बटा PY, दोनों का माइनस माइनस कट जाएगा, तो MRS इक्वल टू होगा PX बटा PY। ये बात सही है, ये बात भी सही है। तो कौन कौन सही है? एक सही था, और 3 सही हुआ, और 4 सही हुआ, और 2 क्या था? गलत, क्योंकि वहां लिख दिया था अवतल, होना चाहिए था उत्तल, लिख दिया है अवतल, जो गलत था। तो सही होगा 1 3 4। देखिए कहां पे है, 1 3 4, सही उत्तर आपका डी नंबर होगा, ठीक है, 1 3 4। आगे बढ़िए, आगे देखिए सवाल नंबर, देखिए आगे सवाल नंबर 4, देखिए 4, देखिए ये आपका सवाल नंबर 4 है। देखिए 4 नंबर सवाल, एक घटिया वस्तु के लिए मांग वक्र की ढाल होती है। घटिया वस्तु किसे कहते हैं? वैसी वस्तु जिसमें उपभोक्ता की आय बढ़ने से उसकी मांग घट जाती है, और उपभोक्ता की आय घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। यानी एक तरफ है उपभोक्ता की आय, और एक तरफ है घटिया वस्तु का मांग। तो जब हम लोग का आय ज्यादा होता है तो हम लोग सामान्य श्रेष्ठ वस्तु अधिक खरीदते हैं, घटिया वस्तु का मांग कम करते हैं। और जब हम लोग का आय कम हो जाता है, इनकम कम हो जाता है, तब सामान्य श्रेष्ठ वस्तु खरीद नहीं पाते हैं, तब उसके स्थान पर मजबूरी में घटिया वस्तु का मांग अधिक करते हैं। बोलिए कैसा रिलेशन है? आय बढ़ रहा है प्लस, मांग घट रहा है माइनस, प्लस माइनस माइनस, आय घट रहा है माइनस, मांग बढ़ रहा है प्लस, माइनस प्लस माइनस। मतलब घटिया वस्तु के लिए मांग वक्र की ढाल होती है ऋणात्मक। सही उत्तर होगा नेगेटिव, मतलब ऋणात्मक, ठीक है। देख लीजिए इस तरह ग्राफ बनेगा, इस तरह का, कि जब मेरा इनकम ज्यादा होगा, इनकम, इधर इनकम है, इधर डिमांड है, ठीक है, इधर डिमांड है, इधर इनकम है। जब इनकम ज्यादा होगा तो हम डिमांड इसका कम करेंगे, कम डिमांड करेंगे, और जब इनकम कम हो जाएगा तब डिमांड अधिक करेंगे। इनकम कम हो जाएगा तब डिमांड इसका अधिक करेंगे। हो गया, ऐसे ग्राफ बनेगा। तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव, सही उत्तर होगा नेगेटिव, बी नंबर। आगे पढ़िए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए 5 नंबर, सवाल नंबर पढ़िए 5, ठीक है। 5 देखिए, उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग कम हो जाती है? अभी हम लोग बोले, अभी तुरंत बोले, उपभोक्ता का जब आय बढ़ता है तो वह सामान्य श्रेष्ठ वस्तु, उच्च कोटि का फ्रेश वस्तु, ब्रांडेड वस्तु अधिक खरीदता है, सामान्य वस्तु खरीदता है, तो घटिया वस्तु का मांग कम कर देता है। घटिया वस्तु को बोलते हैं गिफिन वस्तु। घटिया वस्तु को इंग्लैंड के अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन के नाम पर गिफिन वस्तु भी कहा जाता है। तो जब उपभोक्ता का आय बढ़ता है ना, तो वह सामान्य श्रेष्ठ वस्तु का, उच्च कोटि की वस्तु का मांग अधिक कर देता है, और मांग कम कर देता है गिफिन वस्तु यानी घटिया वस्तु का। सही उत्तर होगा डी नंबर। आगे चलिए, आगे देखिएगा, अगला सवाल देखिए 6 नंबर। देखिए अगला सवाल 6 नंबर पढ़िए, 6, सवाल नंबर 6 पढ़िए। निम्नलिखित में से प्रतियोगी वस्तुओं
का एक संयोग कौन सा है? प्रतियोगी वस्तु किसको बोलते हैं? जिसमें कंपटीशन होता है। दो ऐसा वस्तु जिसमें कंपटीशन होगा। तो बोले कंपटीशन कब होगा? जब दो ऐसा वस्तु जो सेम काम करता है, काम सेम करता है, उसको हम लोग अदले बदले में यूज करते हैं, अदला बदली करके प्रयोग करते हैं एक दूसरे के स्थान पर, उसे कहते हैं स्थानापन्न वस्तु। ठीक है, उसको बोलते हैं स्थानापन्न वस्तु, जिसको हम लोग एक दूसरे के बदले में प्रयोग करते हैं, उसी में होगा कंपटीशन। जैसे चाय कॉफी में कंपटीशन होगा। जब कॉफी का दाम बढ़ जाएगा तो बहुत सारा कस्टमर चाय पीना शुरू करेगा, कंपटीशन चलेगा। जब पतंजलि कोलगेट का दाम बढ़ जाएगा तो बहुत सारा कस्टमर मैक्स फ्रेश या क्लोजअप कोलगेट खरीदेगा, कंपटीशन होगा। जब लिंग ग्लासर पेन का कलम का दाम बढ़ जाएगा तो उसके स्थान पर फोर्ट का 3 रुपया वाला लिखो फेंको कलम या लिंग स्मार्ट कलम का डिमांड बढ़ेगा। तो वैसा दो वस्तु जो सेम काम करता है, जिसको हम लोग अदला बदली करके एक दूसरे का स्थान पर प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं स्थानापन्न वस्तु यानी प्रतियोगी वस्तु। ठीक है, खोजिए। कार और पेट्रोल में कंपटीशन होगा, प्रतियोगिता होगा? नहीं। अरे कार के साथ तो पेट्रोल यूज करते हैं। ठीक है, कार के साथ तो पेट्रोल यूज करते हैं, तो ये दोनों साथ में करते हैं, इसमें कंपटीशन कैसे होगा? कलम और स्याही का प्रयोग हम लोग एक साथ करते हैं, इसमें कंपटीशन नहीं होगा। ठीक है, ब्रेड और बटर का प्रयोग हम लोग एक साथ करते हैं, इसमें कंपटीशन नहीं होगा। जो वस्तु का प्रयोग हम लोग एक साथ करते हैं, कलम स्याही, आपका कार पेट्रोल और ब्रेड बटर, उसको बोलते हैं पूरक वस्तु। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं पूरक वस्तु, जिसका प्रयोग हम लोग एक साथ करते हैं। ठीक है, इसमें कंपटीशन नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, कंबल और रजाई, हाँ कंपटीशन होगा। ठंडा का दिन है, या तो आदमी ठंडा से बचने के लिए कंबल खरीदेगा या रजाई खरीदेगा। जिसका दाम कम रहेगा, जो अच्छा मिलेगा, वही तो खरीदेगा। यदि कंबल अच्छा है, दाम कम है, खरीद लेगा। रजाई अच्छा है, दाम कम है, खरीद लेगा। दोनों कंपटीशन होगा। आंसर क्या? कंबल रजाई यानी स्थानापन्न वस्तु, जिसको हम लोग एक दूसरे के स्थान पे यूज करते हैं, उसी पे प्रतियोगिता कंपटीशन होगा। चलिए आगे पढ़िए। आगे देखिए सवाल नंबर 7 देखिए 7 सवाल नंबर 7 देखिए 7 है 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार यू आकार का होता है? यू शेप। ठीक है, यू शेप का होता है, यानी यू आकार का होता है। पढ़िए। औसत उत्पाद, ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये औसत उत्पाद का फिगर ऐसे होता है, इस तरह का, इस तरह का होता है औसत उत्पाद, इस तरह का होता है एपी। ठीक है, ये तो होगा उल्टा यू, यू होता है ऐसे और ये होता है उल्टा यू। ये हो जाएगा आपका उल्टा यू, हो जाएगा उल्टा यू आकार का हो जाएगा, उल्टा यू आकार का हो जाएगा। आगे सीमांत लागत, हाँ ये होगा, सीमांत लागत होगा। सही उत्तर होगा सीमांत लागत। कैसे? देखिए, ये आपका हो गया एवरेज कॉस्ट एसी औसत लागत, और ये आपका होता है सीमांत लागत, ये आपका एमसी होता है सीमांत लागत। तो दोनों कैसा होता है? दोनों आपका यू आकार का होता है। दोनों एवरेज कॉस्ट औसत लागत, सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट, यानी एसी एमसी दोनों यू आकार का होता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी सीमांत लागत। और आता औसत लागत, वो भी होता है। ठीक है, आगे चलिए। आगे देखिए सवाल नंबर 8 को पढ़िएगा। सवाल नंबर 8 है 8 देखिए, सवाल नंबर 8। ठीक है, 8 पढ़िएगा। पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल के उत्पादन फलन में साधनों को 3 गुना से वृद्धि करने पर उत्पादन में किस अनुपात में वृद्धि होगी? क्या बोला? पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल माने बढ़ते प्रतिफल, वृद्धिमान माना है बढ़ते प्रतिफल, बढ़ते प्रतिफल। ठीक है, कि उत्पादन फलन में साधनों को 3 गुना वृद्धि करने पर उत्पादन में किस अनुपात में वृद्धि होगी? देखिए, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल में, वृद्धिमान प्रतिफल में क्या होता है कि साधनों को हम जितना गुना वृद्धि करते हैं, उत्पादन उससे अधिक गुना बढ़ जाता है। उत्पादन मतलब आउटपुट उससे अधिक गुना से वृद्धि होता है। तो यदि यहाँ 3 गुना है तो उत्पादन बढ़ेगा 3 गुना से अधिक। 2 गुना नहीं होगा, 1 गुना नहीं होगा, 3 गुना नहीं होगा, 3 गुना से अधिक होगा। यहाँ 3 गुना है और बढ़ते प्रतिफल बोला है, तो आंसर होगा 3 गुना से अधिक। यदि बोलता स्थिर प्रतिफल, यदि क्या बोलता? यदि बोलता स्थिर प्रतिफल, तो फिर यहाँ 3 गुना है तो उत्पादन भी 3 गुना होता, 3 गुना होता। ठीक है, यदि बोलता घटते प्रतिफल, घटते प्रतिफल, या इसको बोलते हैं ह्रासमान प्रतिफल, ह्रासमान प्रतिफल, तब क्या होता? यहाँ 3 गुना है तो 3 गुना से कम होता। आंसर होता है 3 गुना से कम, 3 गुना से कम, मतलब 1 गुना 2 गुना इस तरह होगा, 3 गुना से कम होगा। जब घटते बोलेगा तो, स्थिर बोलेगा तो सेम होगा, अब बढ़ते बोलेगा तो क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे पढ़िएगा। आगे आपका सवाल नंबर है 9। देखिए 9 पढ़िए, सवाल नंबर 9 देखिएगा, 9 पढ़िए। जब सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होती है तब, क्या बोला?
जब सीमांत लागत मतलब मार्जिनल कॉस्ट एमसी, औसत लागत मतलब एवरेज कॉस्ट एसी से अधिक होती है, तब क्या होता है? बोलिए। ठीक है, फिगर देख रहे हैं, ये आपका एसी हो गया, ये आपका एमसी हो गया। देखिए इसको हम ठीक से बना रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ ये देखिए ठीक से बना दे रहे हैं। ये आपका हो गया एसी और ये आपका हो गया एमसी। समझिएगा बढ़िया से। जब एसी घटती है ना तो एमसी भी घटती है, लेकिन एमसी एक सीमा तक घटने के बाद बढ़ना शुरू कर देती है। तो जब एसी एमसी घटती है तब एसी अधिक होती है एमसी से। जब एसी घट करके न्यूनतम बिंदु पर पहुंचती है तब एमसी उसे नीचे से काटती है, और जहां काटती है तो एसी बराबर एमसी होती है। ठीक है, इसके बाद जब एसी बढ़ती है तो एमसी उससे अधिक तेजी से बढ़ती है, यानी यहां पे हो जाएगा एसी कम एमसी ज्यादा हो जाएगा। तो पढ़िए, सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट एमसी, औसत लागत एवरेज कॉस्ट एसी से अधिक होती है। बोलिए, एमसी एसी से अधिक होगा माने ऐसे, तो कब होगा? देखिए यहाँ पे है, यहाँ पर तो मार्जिनल कॉस्ट एसी से कम है, यहां पे देखिए मार्जिनल कॉस्ट देखिए एसी से ज्यादा है। तो कब है? जब बढ़ता है। जब औसत लागत घटती है नहीं, सीमांत लागत घटती है नहीं, अरे दोनों बढ़ रहा है। औसत लागत बढ़ती है, हाँ यही तो होगा। जब एवरेज कॉस्ट बढ़ती है तो मार्जिनल कॉस्ट उससे अधिक बढ़ती है, जहां पर एमसी का मान एसी से अधिक हो जाता है। ठीक है, सही उत्तर सी होगा। औसत लागत न्यूनतम होती है नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब सुनिएगा, क्वेश्चन चेंज कर देगा, बोलेगा जब सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट एमसी, औसत लागत एसी से कम होती है। बोलिए, जब कम बोलेगा तो क्या होगा? तो एमसी एसी से कम कब है? देखिए एमसी कम है, एसी अधिक है, कब? जब घटता है, तब आंसर होगा औसत लागत घटती है, तब ये आंसर हो जाएगा। जब बोलेगा कि दोनों बराबर होता है, एसी बराबर एमसी होता है, कब? एसी इक्वल टू एमसी कब होगा? तो आंसर हो जाएगा जब औसत लागत घट के न्यूनतम होती है, तब एमसी उसे नीचे से काटती है, जहां दोनों बराबर होती है। कब? जब औसत लागत न्यूनतम होती है, तब ये होगा। तो एक क्वेश्चन से ढेर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 10 को। सवाल नंबर 10 क्या कहता है, पढ़िए। देखिए सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 को पढ़िएगा। 10 नंबर सवाल, किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा 5% बढ़ जाती है, तो वस्तु की पूर्ति होगी। बोलिए, कीमत में वृद्धि हुआ 5% और वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा भी 5% बढ़ जाती है, तो पूछ रहा है कि वस्तु की पूर्ति का लोच क्या होगा। ठीक है, पूर्ति का लोच क्या होगा वस्तु का पूछ रहा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति की लोच निकालने का एक परिभाषा सूत्र होता है कि कोई वस्तु का पूर्ति में कितना प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन हुआ और उसके कीमत में कितना प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन हुआ, उसका अनुपात कर दीजिए, आपका पूर्ति की लोच निकल जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़िए, कीमत में वृद्धि हुआ 5%, वृद्धि हुआ, उसके कारण पूर्ति में वृद्धि हुआ 5%, यानी पूर्ति में 5 और कीमत में 5 आएगा 1। जब 1 के बराबर आएगा उसको बोलेंगे इकाई लोचदार, यूनिट इलास्टिक, इकाई लोचदार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इकाई लोचदार। सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा, सही उत्तर बी नंबर होगा। यही क्वेश्चन बोलता कीमत में 5%, अब बोलता पूर्ति में 10%, तब क्या होता? बोलिए, बोलेगा पूर्ति में 10% और कीमत में 5%, तो हो जाएगा 10/5 यानी 2 मन 1 से ज्यादा। जब 1 से अधिक आए पूर्ति की लोच तो बोलते हैं इलास्टिक मन लोचदार, तब उसको लोचदार इलास्टिक बोलते हैं। यही क्वेश्चन बोलता कीमत में 10%, अब बोलता पूर्ति में 5%, तब क्या होता है? उल्टा बोलता, कीमत में 10% वृद्धि, उसके कारण पूर्ति में वृद्धि 5%, तो बोले क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर पूर्ति नीचे कीमत, पूर्ति में 5 है और कीमत में 10 है, तो 5/10 हो जाएगा 0.5 यानी 1 से कम। 0.5 यानी 1 से कम हो गया तो बोलेंगे बेलोचदार, तो बोलेंगे उसको बेलोचदार यानी इनइलास्टिक। यही क्वेश्चन बोलता है कीमत में 10%, अब पूर्ति में कोई चेंज नहीं, 0%, पूर्ति में चेंज ही नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तब क्या होगा? तो बोलिए, पूर्ति में कोई नहीं हुआ यानी 0 और कीमत में 10% हुआ, तो 0/10 यानी 0, तब उसको बोलते हैं पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, तब उसको बोलते हैं पूर्णतः बेलोचदार। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, आपको क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है। ठीक है, ध्यान देना एग्जाम में। चलिए आगे पढ़िएगा, सवाल नंबर पढ़िए 11। देखिए सवाल नंबर 11 है, 11 पढ़िएगा। देखिए पढ़िए 11 नंबर, यदि सरकार के द्वारा वस्तु के उत्पादन पर इकाई कर लगाती है तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी? सरकार कोई वस्तु के उत्पादन पर टैक्स लगा देगा, कर लगा देगा, तो वस्तु का पूर्ति क्या होगा? सरकार जब कोई वस्तु के उत्पादन पर टैक्स लगाएगा, प्रोडक्ट टैक्स, उत्पादन कर लगा देगा टैक्स, तो उत्पादक का खर्चा बढ़ जाएगा, उत्पादन करने का लागत बढ़ जाएगा, जिससे उत्पादक वस्तु का उत्पादन कम कर पाएगा
और वस्तु का सप्लाई कम कर पाएगा। यानी वस्तु का सप्लाई कितना कर पाएगा ना, वह उत्पादन पर डिपेंड करता है। जब सरकार टैक्स लगा देगा तो लागत खर्च बढ़ जाएगा, वस्तु का उत्पादन कम कर पाएगा, जिससे वस्तु का सप्लाई भी कम हो जाएगा। आंसर होगा पूर्ति कम हो जाएगी, वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी, माना सप्लाई कम हो जाएगा। सही उत्तर ए होगा, ए। आगे पढ़िएगा, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर देखिए 12। पढ़िए 12 पढ़िए, देखिए 12 देखिए, सवाल नंबर देखिए 12 पढ़िए 12 नंबर। जब एक फर्म का पूर्ति वक्र कीमत अक्ष माने वाई अक्ष के समांतर होता है तो पूर्ति कीमत के सापेक्ष होती है। क्या बोला? जब एक फर्म का पूर्ति वक्र कीमत अक्ष माने क्या होता है, वाई अक्ष के समांतर होती है तो पूर्ति कीमत के सापेक्ष होती है। देखिए ये होता है ग्राफ पूर्ति की लोच का, पूर्ति के नियम का। इधर क्या होता है, प्राइस, इधर होता है आपका सप्लाई। बढ़िया समझिए, क्या बोला कि पूर्ति वक्र जो है ना वो कीमत अक्ष, ये आपका कीमत अक्ष है यानी वाई अक्ष, इसको बोलेंगे वाई अक्ष के समांतर होती है, माने ऐसे होता है। ये जो आपका वाई अक्ष है यानी प्राइस अक्ष है, कीमत अक्ष है, उसी का समांतर होगा सप्लाई कर्व एस एस। ठीक है, तो बोल रहा है पूर्ति का लोच क्या होगा, पूर्ति कीमत के सापेक्ष क्या होगा। लोचदार मतलब ई एस एक से ज्यादा, अति लचीला माने ई एस बराबर इंफिनिटी, पूर्णतः बेलोचदार माने ईटी बराबर 0। अब पूर्णतः लोचदार मतलब हो गया ई एस बराबर आपका हो गया इंफिनिटी, दोनों सेम चीज दिया है। ठीक है, बोलिए कीमत अक्ष यानी वाई अक्ष के समांतर है, तो ये आपका हो गया कीमत अक्ष, प्राइस एक्सिस हो गया, वाई अक्ष के समांतर है। बोलिए तब पूर्ति का लोच क्या होगा। ये ग्राफ क्या बता रहा है, ग्राफ को बढ़िया से देखिए कि सप्लाई में कोई चेंज नहीं है। देखिए बढ़िया से, इधर सप्लाई है कि नहीं, सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, प्राइस में चेंज है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं है। तो सूत्र क्या होता है, ई एस इक्वल टू ऊपर हो गया पूर्ति में चेंज और नीचे हो गया कीमत में चेंज। तो बोलिए यहाँ पर सप्लाई में कोई चेंज है ही नहीं, खाली कीमत में चेंज है, कीमत गड़बड़ हो रहा है, कीमत गड़बड़ हो रहा है, लेकिन सप्लाई में कोई चेंज नहीं है। तो बोलिए पूर्ति में कोई चेंज नहीं, 0, और कीमत में चेंज है 10 मान के चलिए या 5, तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो आंसर होगा पूर्णतः बेलोचदार मतलब ई एस इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, ई एस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आंसर होगा पूर्णतः बेलोचदार, सही उत्तर डी नंबर होगा। आगे देखिएगा, आगे पढ़िए, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 पढ़िएगा, 13 देखिए, सवाल नंबर 13 पढ़िए, 13 नंबर सवाल है, पढ़िए। देखिए सवाल नंबर 13, अन्य बातों के समान रहने पर साधनों की कीमत के बढ़ने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बोलिए क्या बोला, अन्य बातों के समान रहने पर साधनों की कीमत के बढ़ने से उत्पादन करने का साधन मतलब जमीन, बिल्डिंग, मशीन, कच्चा माल, पूंजी, लेबर, इस सब का कीमत बढ़ जा रहा है या बढ़ गया है, तो बोलिए संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला बात सोचिएगा, जब साधन का कीमत में वृद्धि होगा तो उत्पादक का उत्पादन लागत बढ़ जाएगा, लाभ कम होगा, तो वस्तु का उत्पादन कम करेगा, जिससे वस्तु का पूर्ति कम हो जाएगा। अब बोलिए जब वस्तु का उत्पादन कम होगा तो पूर्ति कम कर पाएगा, तो उस केस में वस्तु का दाम बढ़ जाएगा। सही उत्तर होगा संतुलन कीमत बढ़ेगी। बढ़िया सोचिए, देखिए साधन का कीमत जो है वह बढ़ गया, तो इससे क्या होगा, उत्पादन लागत बढ़ जाएगा उत्पादक का, तो वस्तु का उत्पादन कम कर पाएगा, जिससे वस्तु का सप्लाई भी कम करेगा। जब मार्केट में वस्तु उत्पादन कम होकर आएगा, सप्लाई होने के लिए कम आएगा, तो जब मार्केट में वस्तु का स्टॉक कम होगा, उत्पादन कम हुआ है तो स्टॉक कम है, सप्लाई में कम वस्तु है, तो उस केस में दाम बढ़ेगा, वस्तु महंगा हो जाएगा, दाम बढ़ जाएगा। ठीक है, आंसर होगा ए नंबर। आगे चलिए, आगे पढ़िए, देखिए आगे सवाल है, सवाल नंबर 14 पढ़िए, सवाल में पढ़िएगा 14 को, देखिए पढ़िए 14 नंबर सवाल, बढ़िया से देखिए, पढ़िए। बाजार में फर्मों के निभार्थ प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति में बाजार कीमत किसके बराबर होगी। क्या बोला, बाजार में फर्मों के निभार्थ प्रवेश मतलब होता है स्वतंत्र प्रवेश, स्वतंत्र प्रवेश। ठीक है, निभार्थ मतलब होता है स्वतंत्र, कोई रोक टोक नहीं है। तो बाजार में फर्मों के जब स्वतंत्र प्रवेश होगा, निभार्थ प्रवेश होगा, बहिर्गमन होगा, तो उस स्थिति में बाजार कीमत किसके बराबर होगा। पहले बोलिए कौन सा मार्केट में, कौन सा बाजार में फर्मों का निभार्थ यानी स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन होता है, उसका नाम होता है पूर्ण प्रतियोगिता। उसका नाम क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार कीमत किसके बराबर होता है, पढ़े हैं, बाजार कीमत होता है प्राइस एमसी के बराबर, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर। यानी जो बाजार कीमत होता है, कीमत वह सीमांत लागत के बराबर होती है, वह सीमांत लागत के बराबर होती है। याद रखिएगा,
प्राइस जो होगा ना वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। अब बोलेगा एकाधिकार में तो होता है प्राइस ग्रेटर देन एमसी, वो ज्यादा होता है। बोलेगा मोनोपोली में तब ये वाला होगा, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है तो प्राइस बराबर होता है एमसी। तो बाजार कीमत बराबर क्या होगा, न्यूनतम सीमांत लागत। सही उत्तर ए नंबर होगा, सही उत्तर ए नंबर होगा। ठीक है, आंसर ए होगा। आगे पढ़िएगा, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला सवाल देखिए, अब आगे आपका सेकंड बुक का सवाल। ठीक है, आपका अब सेकंड बुक का सवाल आ गया, पढ़िएगा सवाल नंबर 15। अब यहां से आपका मैक्रो शुरू हो गया, मैक्रो 15 को आएगा, माइक्रो का 15 को आएगा मैक्रो का। ठीक, चलिए पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन एक समष्टिगत आर्थिक एजेंट है? क्या बोला, समष्टिगत आर्थिक एजेंट है। आर्थिक एजेंट मतलब वे व्यक्ति जो विभिन्न आर्थिक क्रिया को करते हैं, आर्थिक निर्णय लेते हैं, उसे आर्थिक एजेंट कहते हैं। लेकिन बोला समष्टि का, तो एक उपभोक्ता तो व्यष्टि का है, माइक्रो का ही है। एक उत्पादक तो माइक्रो का है, ठीक है। एक दुकानदार तो माइक्रो का है, ठीक है। बैंक हो गया, बैंक बोलेगा या सरकार बोलेगा तो ये आपका मैक्रो का होगा, ये आपका मैक्रो का होगा। सही उत्तर होगा डी नंबर। ठीक है, समष्टिगत आर्थिक एजेंट होगा डी नंबर। बोलता व्यष्टिगत तो ये होता है, ये होता है, ये होता है। चलिए आगे देखिएगा, अगला सवाल पढ़िए। आगे देखिए सवाल नंबर है 16। ठीक है, 16 पढ़िएगा, 16 पढ़िए। सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक जे एम किन्स है? कौन है? जे एम किन्स है। कौन सा पुस्तक लिखा है जे एम किन्स ने? देखिए, वेल्थ ऑफ नेशन लिखा है एडम स्मिथ ने, याद रखिएगा। वेल्थ ऑफ नेशन लिखा है एडम स्मिथ ने 1776 में। ठीक है। इकोनॉमिक्स पुस्तक को लिखा है चाणक्य ने, यानी कौटिल्य ने, याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स पुस्तक को लिखा गया था चाणक्य द्वारा, यानी कौटिल्य के द्वारा। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक को लिखा गया है अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। कब? 1890 में। ठीक है, तो यानी सब नहीं होगा, आंसर होगा डी नंबर। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये पुस्तक लिखा गया था 1936 में, मंदी के बाद। आर्थिक महामंदी आया था 1929 से 33 तक। उसके बाद ये पुस्तक जे एम किन्स ने लिखा था। कब? 1936 में। क्या नाम है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। आंसर होगा 4 नंबर, डी होगा, डी। आगे पढ़िएगा, अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर देखिए 17 पढ़िए, 17 पढ़िए, 17 देखिए। सवाल नंबर 17 देखिए, 17 का सवाल है कि पढ़िए, देखिए, निम्नलिखित में से किस चर का संबंध समय के एक निश्चित बिंदु से होता है? क्या बोला? समय के एक निश्चित बिंदु से होता है, निश्चित बिंदु। इसका मतलब वो चीज रुका हुआ है। जब भी आपको एक निश्चित बिंदु बोलेगा, जैसे हो गया टंकी का पानी, टंकी में पानी भर दीजिए और उसका उपयोग मत कीजिए, नल मत चलाइए, तो सुबह देखिए, दोपहर देखिए, शाम देखिए, किसी भी एक टाइम में जाइए आपको पानी उतने मिलेगा। 500 रुपया का नोट, चाहे इस साल देखिए चाहे अगले साल के लिए छोड़ दीजिए, 500 रुपया का नोट 2 साल बाद देखेंगे वैल्यू 500 रुपये ही होगा। तो स्टॉक है। जो भी चीज को हम किसी भी टाइम पे मापे, एक निश्चित समय बिंदु पे, जब वो फिक्स रहेगा, स्थिर रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे स्टॉक। क्या बोलेंगे उसको? स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? स्टॉक हो जाएगा। यही तो बोलता कि समय के एक निश्चित अवधि से होता है, बोलता समय अवधि से होता है, समय अवधि, समय अवधि बोलता, या तो समय अंतराल बोलता। क्या बोलता? समय अंतराल बोलता। तो फिर आंसर क्या होता? प्रवाह। तब आंसर प्रवाह होता, क्योंकि नदी का पानी लगातार चलते रहता है, तो नदी का पानी का वो कितना लेवल में बह रहा है, उसको मापने के लिए ना हमको एगो समय अंतराल लेना पड़ेगा कि सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक, या सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक पानी का बहाव क्या था, लेवल क्या था। बात समझिएगा। लोगों का इनकम, उपभोग, निवेश, बचत, गेहूं का खरीद बिक्री, कोई भी सामान का खरीद बिक्री, ठीक है, नदी का पानी, चलती गाड़ी की गति, ये सब होता है प्रवाह, अप डाउन होता है, कम बेसी होता है। तो उसको मापते हैं एक समय अवधि में, यानी समय अंतराल में। ठीक है, समय काल में। लेकिन स्टॉक जो होता है वो स्थिर रहता है, उसको मापते हैं एक निश्चित समय में, एक विशेष समय बिंदु में। ठीक है, आंसर होगा सी नंबर, स्टॉक होगा। आगे पढ़िएगा, आगे देखिए, आगे देखिएगा। सवाल नंबर है 18 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर पढ़िए 18। जीडीपी की गणना की किस विधि में अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है? क्या बोला? जीडीपी की गणना की किस विधि में अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है? तो हम लोग
जीडीपी बोले चाहे राष्ट्रीय आय बोले, हम लोग पढ़े हैं जीडीपी या राष्ट्रीय आय को मापने का 3 गो होता है विधि। पहला का नाम है उत्पाद विधि, दूसरा का नाम है आय विधि, तीसरा का नाम है व्यय विधि, या इसको बोलते हैं कुल व्यय विधि, कुल व्यय विधि। ठीक है, उत्पादन विधि का और एक नाम है मूल्य वृद्धि विधि, मूल्य वृद्धि विधि, क्योंकि जब कोई वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसका दाम बढ़ जाता है। जब हम गन्ना से बनाते हैं चीनी या गेहूं से बनाते हैं आटा रोटी तो उसका कीमत बढ़ जाता है, मूल्य वृद्धि हो जाता है। ठीक है, तो उत्पादन विधि को मूल्य वृद्धि विधि कहते हैं। तो बोलिए, बोल रहा है जीडीपी, यहाँ जीडीपी देता, जीडीपी देता, चाहे जीएनपी देता, चाहे राष्ट्रीय आय देता, कुछ भी दे, ठीक है, कुछ भी दे, की गणना की किस विधि में अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है, तो वो हम लोग पढ़ते हैं उत्पादन विधि में। क्योंकि जब एक वस्तु से नया वस्तु का उत्पादन करते हैं तब वो अंतिम वस्तु कहलाता है। ठीक है, अंतिम वस्तु मैंने क्या, मध्यवर्ती वस्तु से नया वस्तु बनाना, वो बन गया फाइनल, वो अंतिम वस्तु हो गया। तो अंतिम वस्तु को बाजार में बेचते हैं और मौद्रिक मूल्य बाजार मूल्य प्राप्त करते हैं, तो अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल करते हैं उत्पाद विधि में। आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिएगा सवाल नंबर है 19 पढ़िएगा, 19 देखिए, 19 पढ़िए। सवाल नंबर देखिए 19, देखिए 19, वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष निम्न में से कौन सा है। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष निम्न में से कौन सा है, पढ़िए। मूल्य संचय का अभाव, हाँ यथा वस्तु विनिमय प्रणाली में प्रत्येक वस्तु टिकाऊ नहीं होता है, कुछ वस्तु क्षयशील जल्दी नष्ट होने वाला होता है, तो उसका मूल्य हम कैसे संचित करेंगे। मुद्रा का आविष्कार हुआ, उसको बोला बेच दीजिए, अब मुद्रा को इकट्ठा कीजिए, संचित कीजिए, मुद्रा ठीक रहेगा, टिकाऊ होता है मुद्रा, मुद्रा का मूल्य स्थिर रहता है, इसको कहीं भी आप आसानी से ले जा सकते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य संचित करने का अभाव था, क्योंकि प्रत्येक वस्तु टिकाऊ नहीं होता है, कुछ वस्तु जल्दी खराब होने वाला क्षयशील प्रकृति का भी होता है। तब एक समस्या आ गया था कि मूल्य संचित कैसे करेंगे, यह था आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, यह भी होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय यानी लेन देन तभी संभव हो सकता है जब दोनों व्यक्ति के पास दोनों की आवश्यकता की वस्तु हो, लेकिन यह संयोग, यह जोड़ा सदैव संभव नहीं है। अब मेरा आवश्यकता की वस्तु आपके पास मिल गया, आपका वाला मेरे पास नहीं मिला, आपका वाला मेरे पास मिला, मेरा वाला आपके पास नहीं मिला, कभी मिला तो जितना चाहिए उतना नहीं मिला, कभी मिला तो दूर दूर मिला, मैंने प्रॉब्लम था। ठीक है, और कभी मिल गया लेकिन हम और आप दोस्ती करना चाह नहीं रहे हैं, लेन देन करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर कैसे होगा, यानी ये प्रॉब्लम था। मूल्य मापन की समस्या, हाँ किसके बदले कितना देंगे, किसके बदले कितना होगा। जैसे आज तय है कि 50 रुपया प्रति किलो चीनी है, 200 रुपया प्रति मीटर कपड़ा है, 10 रुपया प्रति पीस कलम है, तो मूल्य माप है। आज मुद्रा के द्वारा प्रत्येक वस्तु सेवा का मूल्य को मापा जा सकता है, लेकिन पहले यह तय नहीं था कि किसके बदले कितना देंगे, किसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, किसका वैल्यू कितना है, किसके बदले कितना सामान कितना देंगे, ये तय ही नहीं था। ठीक है, तो मूल्य मापन की समस्या था। ऑल होगा, ऑल सही उत्तर होगा, इनमें सभी, सब होगा, सब, ये वाला होगा, ये वाला। ठीक है, सही उत्तर ये वाला होगा, 4 नंबर, इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी। आगे पढ़िए, अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर है 20 यानी 20 नंबर, पढ़िए। सवाल नंबर देखिए 20 पढ़िए, 20 पढ़िएगा, 20 नंबर क्वेश्चन। व्यावसायिक बैंक का एक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। क्या बोला, व्यावसायिक बैंक माने व्यापारिक बैंक का एक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। बोल रहा है कि व्यावसायिक बैंक का कौन एक कार्य नहीं है। व्यापारिक बैंक माने जनता का बैंक, माने कमर्शियल बैंक। बोलिए, ऋण निगमन, हाँ ये तो काम है। ठीक है, व्यावसायिक बैंक यानी व्यापारिक बैंक जनता को ऋण देता है। ठीक है, हम लोग ऋण लेते हैं, ये बात तो सही, ये तो है। बचत बैंक खाता में जमा स्वीकार करना, ये भी है, हम लोग अपना बचत खाता में जमा करते हैं, पैसा जमा रखते हैं, ये भी है। सावधि जमा खाता खोलना, ये भी है, पैसा हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं, एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, ये बात भी सही है। लेकिन सरकार का बैंक नहीं है, ये तो जनता का बैंक है। व्यापारिक बैंक क्या है, जनता का बैंक है। सरकार का बैंक तो सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक हो गया। बोलेगा सरकार का बैंक तो सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक होगा। ठीक है, यानी व्यावसायिक बैंक का निम्नलिखित में कौन सा एक कार्य नहीं है, तो कौन सा कार्य नहीं है, सरकार का बैंक। सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक, नोट जारी करना, ये सब काम केंद्र बैंक का होता है, व्यापारिक बैंक का नहीं होता है। आंसर होगा सी नंबर। आगे पढ़िए, आगे देखिए सवाल नंबर 21, देखिए 21 देखिएगा, 21 पढ़िए, मतलब 21, देखिए 21 देखिए, पढ़िए 21। यदि केंद्रीय बैंक वैधानिक तरलता अनुपात माने SLR, स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो को बढ़ा दे
तो व्यावसायिक बैंकों को ऋण देने की क्षमता में क्या होगा? बोलिए। यदि केंद्र बैंक वैधानिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर, बोलिए एसएलआर क्या होता है? प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत अपने ही बैंक में दिन प्रतिदिन के लेन देन के लिए रखना पड़ता है, जिसे हम लोग एसएलआर कहते हैं, संबंधित तरलता अनुपात कहते हैं। ठीक है, ताकि जितना पैसा जमा होगा सब पैसा लोन नहीं देगा, कुछ पैसा रखेगा दैनिक कामकाज के लिए, दैनिक लेन देन के लिए। कौन? व्यापारिक बैंक। ये केंद्र बैंक रखने बोलेगा। ठीक है, ताकि आप अपना बैंक को ठीक से संचालित कर सके। ये केंद्र बैंक का ऑर्डर है कि कुछ पैसा आप रखिए, उसको कहते हैं एसएलआर। ठीक है, बोलता है केंद्र बैंक यदि एसएलआर को बढ़ा दे तो व्यावसायिक बैंकों की ऋण देने की क्षमता में क्या होगा? बोलिए। यदि व्यावसायिक बैंक अपना जितना पैसा जमा हुआ उसमें से अधिक राशि दिन प्रतिदिन के लेन देन के लिए एसएलआर में रख देगा तो फिर ऋण देने का क्षमता घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैसा जमा हुआ, अधिक पैसा रख देगा कैशियर के पास दिन प्रतिदिन के लेन देन के लिए, तो फिर व्यावसायिक बैंक ऋण कम दे पाएगा, उसका ऋण देने का क्षमता कम हो जाएगा। ठीक है, आंसर होगा कमी होती है, आंसर होगा कमी होती है। आगे पढ़िए, अगला सवाल देखिए। आगे देखिए सवाल है, सवाल में कितना? 22 पढ़ेगा, 22 पढ़िए। 22 देखिए, 22 ब्याज दर में वृद्धि होने से मुद्रा की किस मांग में कमी होती है? बोलिए। व्यापारिक बैंक अपना ऋण का ब्याज दर बढ़ा देगा। व्यापारिक बैंक जनता को देता है ऋण, अपना ऋण का ब्याज दर देगा बढ़ा के, तो बोलिए क्या होगा? मुद्रा की किस मांग में कमी होती है? तो जब व्यापारिक बैंक अपना ऋण का ब्याज दर बढ़ा देगा तो लोग ऋण कम लेगा। लोग का जब इमरजेंसी पड़ जाएगा तो बैंक के पास ऋण कम लेगा, वो महाजन के पास ले लेगा, अपना दोस्त से ले लेगा, कहीं और से ले लेगा, बैंक के पास नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपना ब्याज दर बढ़ा दिया है। तो मुद्रा की किस मांग में कमी होगा? मुद्रा की आपातकालीन मांग। आपातकालीन माना इमरजेंसी, जब कोई एयर गिर पड़ जाए, इमरजेंसी हो जाए, तो फिर ऋण का डिमांड जो है ना वो जनता कम करेगा इससे, क्योंकि ये ब्याज बेसी ले रहा है। तब जनता क्या करेगा? अपना दोस्त से, अपना मेहमान से या गांव का महाजन से ले लेगा, बैंक से नहीं लेगा, क्योंकि बैंक ब्याज बढ़ा दिया है। तो मुद्रा की किस मांग में कमी होगा? आपातकालीन मांग में, यानी ऋण में। ठीक है, लोग ऋण का डिमांड कम करेगा, आंसर होगा बी नंबर। आगे पढ़िएगा, आगे पढ़िए। अगला सवाल देखिए 23 नंबर, सवाल नंबर पढ़िएगा 23। पढ़िए, देखिए 23, देखिए 23 23 देखिए 23 पढ़िएगा। 23 उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति किस फलन की ढाल को मापती है? यह तो क्वेश्चन में ही आंसर है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बोला है, तो उपभोग में तो उत्पादन नहीं होता है, उपभोग में तो निवेश नहीं होता है, उपभोग में तो उपयोगिता नहीं होता है। ठीक है, अब क्या होगा? उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति होगा तो होगा उपभोग फलन। हो गया आंसर, बस कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पढ़ते हैं उपभोग फलन में सी बराबर पढ़ते हैं ए प्लस बी वाई, यही बी का नाम होता है एमपीसी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो बोलिए उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति किस फलन की ढाल होती है? तो उपभोग फलन। क्या होगा आंसर? उपभोग फलन। देखिए उपभोग का दोस्ती उपभोग से होगा, निवेश से नहीं होगा, उत्पादन से नहीं होगा, उपयोगिता से नहीं होगा, होगा उपभोग से। अब यदि नहीं भी जानते हैं ना तो आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे पढ़िए, आगे देखिएगा सवाल नंबर देखिए 24 पढ़िए। 24 देखिए 24 देखिए, पढ़िए 24 पढ़िएगा। यदि किसी अर्थव्यवस्था में गुणक का मान 4 है तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति का मान क्या होगा? क्या बोला? गुणक का मान 4, गुणक निवेश गुणक, गुणक माने निवेश गुणक जिसका सिंबल के होता है, का मान 4 है तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति माने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग एमपीएस का मान क्या होगा? तो फॉर्मूला होता है निवेश गुणक के बराबर होता है, के बराबर होता है 1/एमपीएस। ठीक है, 1 क्या होता है? एमपीएस होता है, 1/एमपीएस होता है। तो देखिए के बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 1/एमपीएस। तो हमको निकालना क्या? एमपीएस। एमपीएस बराबर हो जाएगा 1/के, और के का मान कितना दिया है? 4, तो हो जाएगा 1/4 मतलब 0.25। आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, ए नंबर होगा आंसर, आंसर आपका ए नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि के का मान दिया रहेगा, बोलेगा एमपीसी का मान कितना होगा? एमपीसी, तब उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा के बराबर 1/1 - एमपीसी, तो निकल जाएगा इससे। ठीक है, सब तरह का फॉर्मूला है, खाली याद रखिए, सेटिंग रखिए। ठीक है, चलिए हो जाएगा आराम से। आगे देखिए, आगे देखिएगा, आगे देखिए आपका सवाल नंबर 25। आगे देखिए सवाल नंबर 25 25 देखिए 25 पढ़िए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पढ़िए 25 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 25
उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति में वृद्धि समग्र मांग को किस प्रकार प्रभावित करती है? बोलिए। जब उपभोग का सीमांत प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाएगा तो समग्र मांग को किस प्रकार प्रभावित करेगा? दिमाग लगाइए, बोलिए। लोगों का जब आय बढ़ने से वह उपभोग अधिक करना चाहता है, इसका मतलब वस्तु का मांग अधिक करेगा। जब उपभोग का सीमांत प्रवृत्ति बढ़ जाएगा यानी उपभोग करने का क्षमता बढ़ जाएगा तो वस्तु का मांग बढ़ जाएगा। समग्र मांग माने देश का सामूहिक मांग बढ़ जाएगा। यानी जब उपभोग लोग अधिक करना चाहेगा, उपभोग का सीमांत प्रवृत्ति में वृद्धि हो रहा है तो समग्र मांग माने देश का कुल मांग, सामूहिक मांग बढ़ जाएगा। क्योंकि लोग उपभोग तब कर पाएगा जब मांग करेगा, ठीक है। वस्तु खरीदेगा तब ना उपभोग कर पाएगा। तो यदि उसका इनकम बढ़ा है, वह उपभोग अधिक कर सकता है तो उसको मांग अधिक करना पड़ेगा, तो समग्र मांग अधिक हो जाएगा। समग्र मांग का वक्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं, गलत है। समग्र मांग का वक्र की ढाल बढ़ेगी, ढाल बढ़ेगी बोल रहा है। समग्र मांग का वक्र दाहिनी और विपरीत, हाँ ये सही है, ठीक है। ये जो आपका समग्र मांग होता है यहां से शुरू होता है AD, तो ये आपका चल जाएगा, क्या कहता है, ऊपर चल जाएगा और दाएं चल जाएगा, दाएं दाएं ऊपर तरफ चल जाएगा, दाएं आपका ऊपर तरफ चल जाएगा, इस तरह से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। आंसर होगा आपका समग्र मांग का वक्र दाहिनी ओर वितरित होगी, आंसर होगा C नंबर, ठीक है। ये जहां था वहां से ऊपर उठ जाएगा और चल जाएगा दाएं तरफ। देखिए बाएं से कहां जा रहा है, दाएं जा रहा है, ठीक है। चलिए आंसर होगा C नंबर, ये वाला आंसर। आगे पढ़िए, देखिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए 26 पढ़िएगा, 26 देखिए 26, देखिए 26 पढ़िए, 26 क्वेश्चन क्या है पढ़िए, देखिए पढ़िए। सरकार के राजस्व आय का एक स्रोत निम्न में से कौन सा है? सरकार के राजस्व आय का स्रोत पूछ रहा है। राजस्व आय माने पैसा के रूप में आय, पूंजी के रूप में नहीं। पूंजीगत आय माने पूंजी के रूप में आय, ठीक है। पढ़िए, विनिवेश, एक होता है निवेश, एक होता है विनिवेश। निवेश माने कोई काम में अपना बिजनेस व्यापार में पैसा लगाना, और विनिवेश मतलब होता है कि आप कहीं फैक्ट्री में या गाड़ी में पैसा लगाए थे, अब चला नहीं पा रहे, अब दूसरों को सौंप दिए, दूसरों को बेच दिए, उसको बोलते हैं विनिवेश, ठीक है। तो सरकार का जब सरकारी संपत्ति को प्राइवेट कंपनी के हाथ में बेच दिया जाता है तो उसे कहते हैं विनिवेश, उसे कहते हैं विनियोग यानी विनिवेश, ठीक है। यानी सरकार का जब सरकारी संपत्ति सरकार चला नहीं पाएगा, उसको उसमें लॉस हो रहा है, चला नहीं पा रहा है, घाटा हो रहा है, तब क्या करेगा, प्राइवेट कंपनी को बेच देगा। जैसे BSNL बेच दिया, जैसे क्या बोलता है एयर इंडिया बेच दिया, इंडिगो ले लिया अभी, तो उसको बोलते हैं विनिवेश। तो इसमें तो पूंजी का बात हो गया, ये तो कोई पूंजीगत सामान दिया ना प्राइवेट कंपनी को और उससे पैसा प्राप्त किया, तो ये तो राजस्व आय नहीं होगा। राजस्व आय मतलब होता है पैसा के रूप में आय, पूंजी के रूप में नहीं, पैसा के रूप में, ठीक है। बढ़िया। आगे विदेशी कर्ज, विदेश से जब कर्ज लेगा तो अपना पूंजीगत सामान रखना पड़ेगा गिरवी दूसरों के पास, विदेश के पास, अपना कोई प्लांट, अपना कोई क्या बोलता है कंपनी देना पड़ेगा, विदेश को गिरवी रखना पड़ेगा, गिरवी। तो विदेशी कर्ज लेंगे, विदेशी ऋण लेंगे तो हमको अपना पूंजीगत सामान देना पड़ेगा, दूसरों को देना पड़ेगा, विदेश को, वो चलाएगा उसको। तो ये भी हो गया पूंजीगत सामान के बदले, यानी पूंजीगत सामान देंगे तब मिलेगा, ठीक है। घरेलू कर्ज, हम देश में भी किसी से कर्ज लेते हैं, देश में भी किसी से हम जब लेते हैं कर्ज तो हमको भी अपना पूंजीगत सामान रखना पड़ता है दूसरों के पास, ठीक है, दूसरों के पास हमको रखना पड़ता है। तो सरकार भी जब घरेलू क्षेत्र में देश के अंदर कर्ज लेगा, पैसा कंपनी से या सरकार क्या बोलता है RBI से या किसी से भी कर्ज लेगा तो उसको अपना पूंजीगत सामान देना पड़ेगा तब मिलेगा। तो ये तो पूंजीगत सामान का बदले होगा। तीनों क्या है, अपना पूंजीगत सामान दीजिएगा तब आपको मिलेगा, तो सरकार देगा तब उसको मिलेगा। लेकिन सरकारी निवेश से लाभांश, सरकारी निवेश से लाभांश, इसका मतलब सरकारी निवेश से जो लाभ प्राप्त हो रहा है, सरकार पैसा निवेश किया है, रोड में करता है रेलवे में, तो रेलवे से रोड से उसको क्या बोलता है, रोड से मिलता है टैक्स, रेलवे से मिलता है इनकम, तो ये हो गया पैसा के रूप में इनकम। रोड में लगाया पैसा, निवेश किया, रोड में, पुल में किया, बड़ा बड़ा नेशनल हाईवे 4 लाइन 6 लाइन, ठीक है, हाईवे में किया, उसके बाद रेलवे में किया, तो उससे पैसा के रूप में आय प्राप्त होगा, पूंजी के रूप में नहीं, पैसा के रूप में आय प्राप्त होगा, उसको बोलेंगे सरकारी निवेश से लाभांश। जब सरकार पैसा निवेश करेगा कोई काम में तो उसको बोलेंगे सरकारी निवेश से लाभांश, ठीक है। चलिए आगे पढ़िएगा, आगे देखिएगा सवाल नंबर कितना होगा, 27 होगा, 27। देखिए 27 पढ़िए, 27 पढ़िए, 27 किस प्रकार के बजट में सरकार का व्यय उसके आगम यानी आय, आगम माने आय होता है, से अधिक होता है। बोल रहा है कौन प्रकार का बजट में सरकार का व्यय उसके आय से अधिक होगा। अरे जब सरकार का आय से अधिक व्यय हो जाएगा
तो सरकार को बजट में घाटा हो जाएगा। आंसर होगा घाटे का बजट। आंसर क्या होगा? घाटे का बजट। ठीक है। यदि बोलता कि सरकार का आय बराबर व्यय है तब होता संतुलित बजट। यदि बोलता कि सरकार का आय ज्यादा हुआ व्यय से तो पैसा बचेगा तो उसको बोलेंगे अधिशेष बजट या अतिरेक बजट। अतिरेक बजट कब? जब व्यय कम करेगा सरकार और आय अधिक प्राप्त करेगा तो पैसा बचेगा, उसको बोलेंगे अतिरेक बजट। क्या बोलेंगे? अधिशेष बजट यानी अतिरेक बजट। ठीक है, बोलेंगे अतिरेक बजट। लेकिन जब सरकार का व्यय उसके आगम यानी आय से अधिक हो जाएगा तो सरकार को हो जाएगा घाटा, बोलेंगे घाटे का बजट। जब आय व्यय बराबर तो संतुलित बजट। ठीक है, आगे चलिएगा, आगे पढ़िए। आगे है सवाल नंबर 28 पढ़िए। देखिए 28 पढ़िएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीएसटी से बाहर रखा गया है? क्या बोला? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद को जीएसटी से बाहर रखा गया है? तो तंबाकू उत्पाद पर जीएसटी है। ठीक है, इसमें 18% से 28% जीएसटी है। नशीला सामान पर, ठीक है, नशीला वस्तु पर 18% से 28% जीएसटी है। शराब, नशीला पदार्थ, पान मसाला। लेखन सामग्री पर 12% जीएसटी है। ठीक है, लेखन सामग्री पर क्या है? 12% जीएसटी है। कॉपी, कलम, किताब ये सब हो गया। ठीक है, स्टेशनरी का सामान हो गया। आभूषण पर, सोना, चांदी, हीरा पर 18% जीएसटी है। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पाद पर जीएसटी नहीं है, भेट है, भेट, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, इसको भेट कहते हैं। ठीक है, इस पे लगता है भेट, वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वृद्धि कर, जो जीएसटी के बाहर में, इस जीएसटी के अंदर नहीं आता है, उसको बोलेंगे वैल्यू एडेड टैक्स यानी मूल्य वृद्धि टैक्स। पेट्रोलियम उत्पाद पर रहता है मूल्य वृद्धि टैक्स। ठीक है, चलिए आंसर होगा डी नंबर। आगे पढ़िएगा, सवाल नंबर देखिए 29। देखिएगा सवाल नंबर 29 यानी 29। पढ़िए 29, पढ़िएगा 29 नंबर सवाल को। सरकार के द्वारा एक मुश्त कर लगाने से अर्थव्यवस्था में संतुलन, आय पर क्या प्रभाव होता है? क्या बोला? सरकार जब एक मुश्त कर लगाएगा, बोलिए, सरकार जब लोगों पर क्या बोलता है, वस्तु कर लगा देगा, इनकम टैक्स लगा देगा, संपत्ति कर लगा देगा, मैंने एक साथ बहुत तरह का टैक्स लगा देगा, उसको बोलेंगे एक मुश्त। मैंने एक बार में सब मिला करके, एक बार में सब मिला करके उसको बोलते हैं एक मुश्त। तो देना पड़ रहा है सर्विस टैक्स, सेवा कर, संपत्ति कर, आय कर, वस्तु पे टैक्स, बहुत तरह का टैक्स देना पड़ रहा है एक बार में। तो बोलिए अर्थव्यवस्था में संतुलन, आय पर क्या प्रभाव होता है? तो लोगों का जो संतुलन, आय होना चाहिए था या होता, वह आय घट जाएगा, क्योंकि सरकार लगा दिया एक मुश्त कर। जब सरकार टैक्स लगा देगा, एक बार में बहुत तरह का टैक्स लेगा, तो लोगों का इनकम में कमी आ जाएगा, संतुलन, आय में क्या हो जाएगा? हो जाएगा कमी, हो जाएगा कमी। ठीक है, कमी हो जाएगा, क्योंकि लोग का अधिक पैसा चल जाएगा टैक्स में, लोग का चल जाएगा अधिक पैसा टैक्स में, तो संतुलन, आय क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। आगे पढ़िए सवाल नंबर 30 को, सवाल नंबर 30, अंतिम क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन सवाल नंबर 30 है, 30 अंतिम क्वेश्चन। टोटल आपका 30 क्वेश्चन ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, 30। भारत में विदेशी मुद्रा के प्रवाह का एक कारण है, यानी भारत में विदेशी मुद्रा आता है तो किस कारण से आता है? विदेशी उपहार। हाँ, जब विदेश वाला हमको उपहार देगा तो वह अपना मुद्रा में देगा, तो विदेशी मुद्रा भारत में चले आएगा, ये बात तो सही है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जब विदेश वाला मेरा देश में निवेश करने आएगा तो अपना मुद्रा लेकर आएगा, जिससे विदेशी मुद्रा देश में आएगा। ठीक है, यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ये भी सही है। वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात, जब हम लोग वस्तु सेवा का निर्यात करेंगे, बेचेंगे, तो विदेश का मुद्रा देश में आएगा। ठीक है, ये बात भी सही है। देखिए इनमें सभी होगा, इनमें सभी, ऑल होगा, ऑल। बढ़िया समझिएगा। विदेशी उपहार, विदेश वाला हमको उपहार देगा तो अपना देश का मुद्रा में देगा ना, तो विदेशी मुद्रा देश में आएगा, फिर उसको एक्शन करना पड़ेगा देश का मुद्रा में। ठीक है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी कंपनी इंडिया में निवेश करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, तो अपना मुद्रा लेकर आएगा, विदेशी मुद्रा आएगा। वस्तुएं एवं सेवाओं का निर्यात, हम लोग जब वस्तु सेवा को बेचेंगे अलग देश में तो विदेश का मुद्रा मेरा देश में आ जाएगा, तो विदेशी मुद्रा आने का कारण है विदेशी उपहार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वस्तुओं सेवाओं का निर्यात, ऑल होगा, ऑल। आंसर होगा ऑल। ठीक है, चलिए अभी हम लोग टोटल 30 ऑब्जेक्टिव कर लिए जो 2024 पिछले साल एग्जाम में आया था। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आप लोग अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा जरूर। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।